आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कवि नागार्जुन। कवि नागार्जुन की पाठ्यांतर्गत 2 कविताएं ली गई हैं। सिंदूर तिलकित भाल नामक कविता हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी और आज जो कविता मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसका शीर्षक है अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद नागार्जुन की बहुत ही चर्चित कविता है। बहुत मार्मिक और हृदयग्राही कविता है और इसके बारे में कवि ने अकाल के समय तथा उसके बाद की परिस्थितियों का सजीव अंकन किया है। यानी कि कविता बिल्कुल बहुत छोटी कविता है, परंतु 2 भागों में बटी हुई सी लगती है कि अकाल पड़ने और उसके बाद में हमारे जीवन में, हमारे समाज में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, उससे मानव जीवन, पशु जगत सभी किस तरह से त्रस्त और पस्त रहते हैं, इसका बहुत ही भावभीना, सजीव, संवेदनशील वर्णन कवि नागार्जुन ने किया है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये कविता वन ऑफ द बेस्ट कविताओं में से है जो मुझे पसंद है। तो लीजिए, अकाल और उसके बाद कविता नागार्जुन द्वारा रचित अत्यंत मार्मिक और हृदयग्राही कविता है। इसमें कवि ने अकाल के समय तथा उसके बाद की परिस्थितियों का अंकन किया है। तो पहले मैं हमेशा की तरह से कविता पढ़ूंगी और उसके बाद मैं उसके सार और व्याख्या की चर्चा करूंगी। अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों से लगी भीत पर, भीत यानी दीवार पर, कई दिनों से लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। शिकस्त यानी ढीली, शिथिल, अधमरे से, हारे हुए से। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर। अब देखिए अकाल के बाद में, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौए ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। कौए ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। तो देखिए, कविता देखने में जितनी छोटी और सरल लगती है, अर्थ एवं भावबोध में उतनी ही गहरी और संवेदनात्मक है। ये कविता 1952 में रची गई थी। सारी कविता अपनी 8-10 पंक्तियों में के माध्यम से अकाल और उसके बाद की स्थिति का बड़ा ही चित्रात्मक चित्रण करती है। यह चित्र रोज़मर्रा के जाने पहचाने चित्र लगते हैं। इस कविता का एक एक शब्द बिल्कुल जुड़ाव से यथास्थान जुड़ा हुआ है। कविता में कहीं भी अकाल आने की बात नहीं की गई है, बल्कि सारी कविता का संबंध अकाल से जुड़ी परिस्थितियों से ही है। यानी कि अकाल के दौरान हमारे समाज, हमारे पशु जगत, हमारे पक्षी जगत की क्या स्थिति और अकाल के बाद उनकी क्या स्थिति होती है। पूरी कविता आशा और निराशा के द्वंद्व को अभिव्यक्त करती है। अकाल में मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों की भी उसी तरह की दुर्गति होती है। कविता का संदेश भी ये है कि अकाल के समय घर भर में मनहूसियत छा जाती है, परंतु पक्के इरादे से अगर सामना किया जाए तो बुरा समय टल जाता है और पुनः पहली वाली स्थिति आ सकती है। तो संपूर्ण कविता की व्याख्या को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अकाल के समय की स्थितियों का चित्रण करते हुए कवि नागार्जुन लिखते हैं कि अकाल के समय की परिस्थितियां बहुत भयावह होती हैं, डरावनी होती हैं। संपूर्ण घर का वातावरण शोकमय और भुखमरी से पीड़ित होता है। घर का चूल्हा सूना है, बुझा हुआ है, मानो वो रो रहा है, क्योंकि कई दिनों से वो जला नहीं है।
घर में दाने पीसने की चक्की भी उदास है क्योंकि उसमें कई दिनों से अनाज पीसा ही नहीं गया। कहने का भाव यह है कि जब अकाल के समय सब कुछ नष्ट हो गया तब घर में खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा, तो चूल्हा भला कैसे जल सकता है। चूल्हा और चक्की जैसी मूलभूत आवश्यकताएं, अनिवार्य आवश्यकताएं आज घर में अकाल के दौरान उपेक्षित हैं। चूल्हे के रोने और चक्की के उदास होने के क्रम में भी यह अर्थ है कि उन्हें उनका कार्य नहीं मिल पा रहा है। कवि कहते हैं कि इस अभावग्रस्त घर में कानी कुतिया एक अन्य उपेक्षित प्राणी और उपेक्षित वस्तुओं के साथ पड़ा है। घर की छिपकलियां दीवारों पर चक्कर काट रही हैं भूख के कारण, परंतु उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। घर के चूहे भी कई दिनों से भूखे हैं। कहने का भाव ये है कि प्राकृतिक आपदाएं केवल मानव को ही नहीं परंतु हर छोटे बड़े जीव को प्रभावित जरूर करती हैं। पशुओं के दुख के माध्यम से अकाल की भयंकरता का चित्रण कवि ने बहुत ही सजीवता से किया है। भूख और बदहाली के कारण घर के सभी प्राणी दुखी और परेशान हैं। जीव जंतु और घर की अन्य वस्तुएं जैसे चूल्हा, चक्की, दीवारें सभी मनुष्य के सुख और दुख की भागीदार लगती हैं और मनुष्य की उदासी के साथ में वो भी उदास दिखाई देती हैं। अब दूसरे भाग में अकाल के बाद की स्थितियों का चित्रण कवि करते हैं और कहते हैं कि अकाल के समय की स्थितियों का चित्रण करने कहते हैं कि अकाल के बाद संभलती परिस्थितियों का चित्रण इस तरह से है कि बहुत दिन अकाल झेलने के बाद अनाज घर में आता है। इसकी खुशी में घर के प्रत्येक प्राणी में नई ऊर्जा, नई चेतना, नई स्फूर्ति पैदा हो जाती है। हमने देखा भी है, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, और कौए ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। तो कई दिनों के पश्चात घर में जब अनाज के दाने आते हैं, घर में चक्की चलती है, चूल्हा जलाया जाता है। चूल्हा जलने से घर के आंगन के ऊपर धुआं उठता नजर आता है। घर का हर प्राणी खुशी से प्रसन्न चित्त है। घर में अन्न का ना होना और होना किस तरह घर के वातावरण को बदल देता है, यही इस कविता का मूल कथ्य है। इस कविता की भाषा तद्भव शब्दावली प्रधान, सरल, प्रवाहयुक्त, सटीक शब्दावली से युक्त है और दृश्य बिंबों की सर्जना कवि के द्वारा बहुत ही सजीवता से की गई है। कुल मिलाकर के अकाल और उसके बाद कविता कवि नागार्जुन की बहुत ही संवेदनात्मक भावपूर्ण कविताओं में से आती है। उम्मीद है अर्थ समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।